आज देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग के टॉपिक को। तो पहले इसकी थोड़ा सा बेसिक्स को देख लेंगे ना, क्या थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसके बाद इस पर बने हुए सवाल। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने जो पिक किए हैं 2019 और 2020 के कुछ क्वेश्चंस को पिक किया है, प्लस ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है ना वो बहुत टिपिकल है, मतलब प्राइमा फेशिया हो सकता है वो ना दिखे नॉर्मल तरीके से। तो कुछ आसान चीज़ें हैं प्लस कुछ मुश्किल चीज़ें जो रिसेंट पेपर में देखी हैं, दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब कोडिंग डिकोडिंग में अगर देखें, मोटे मोटे तौर पे लगभग 6 टाइप इसमें बनते हैं। अब ये जो 6 टाइप हैं बहुत आसान से हैं अगर इनको एक बेसिक लेवल पे अगर देखें तो, लेकिन इनके मिक्सचर्स बना के फिर थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमें दिखनी शुरू होती हैं। उनको समझेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। पहले अगर बात करें तो कोडिंग बाय लेटर शिफ्टिंग, कि लेटर्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा एक एक से, दो दो से, तीन तीन से, अल्टरनेट करके, इस तरह से केवल लेटर्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब चूंकि लेटर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे अगेन जब भी इस तरह के सवाल आएंगे रीजनिंग में, तो हमेशा सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जो जब एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें छोटा सा यहाँ पे लिख लेंगे ए से लेके एम तक ये अपने 13 बनाते हैं, फिर एन से लेके यहाँ पर जेड तक ये अपने नीचे के 13 बनाते हैं। तो ये इसको 13 के पेयर में लिखना इसलिए बेटर होता है क्योंकि हमें इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि अपोजिट्स देखना आसान हो जाते हैं। ए के अपोजिट कौन सा जाएगा जेड, एम के अपोजिट कौन सा जाएगा एन, उसी तरह से अंदर जो भी रहेगा वो सारे अपने को दिखने लगेंगे। तो कई सवालों में उसका अपने को काम लगता है कि टी के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, तो तुरंत यहाँ से देख के हम उसको टिक कर देंगे। तो ऊपर 13 इस रो ऊपर लिख लो, फिर नीचे बचे हुए 13 को इस तरह से लिख लो। तो ये वाला अरेंजमेंट कई तरह के रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करने में फ़ायदेमंद होता है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब इसी में अपने को शिफ्टिंग देखना है, तो लेटर्स की शिफ्टिंग बहुत आसान सी बात है। या तो उसको फॉरवर्ड सीक्वेंस में चलेगा, मतलब +1 +2 +3 ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा होगा उसमें। जैसे कि अगर ये वाला एग्जांपल देखें, पहला वाला गुड को कोड किया है इस तरह से, तो बोल्ड को किस तरह से कोड करेंगे, पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। +1 है ना, जी के बाद एच आ रहा है तो यहाँ पे +1, ओ के बाद पी आता है तो फिर +1, अगेन यहाँ पे +1, डी के बाद ये आता है तो फिर से +1। तो यहाँ से यहाँ का जो लॉजिक है वो +1 का चल रहा है, मतलब बोल्ड के साथ जो नेक्स्ट लगाएंगे वो भी +1 का चलना चाहिए। तो अपने को पता है बी के बाद नेक्स्ट लेटर आ जाएगा सी, ओ के बाद क्या आता है पी, एल के बाद एम, यहाँ पर ई, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ये तो बहुत सिंपल सा था कि जो भी कोडिंग है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। +1 यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है +2 चले, +3 चले, इस तरह से। सेम लॉजिक से अगर देखें तो बैकवर्ड भी चल सकती है, -1 -2 इस तरह के अपने लॉजिक में। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो नेम इसको कोड किया है MZLD से, तो हर एक लेटर को देखेंगे, एन को एम से, ए को जेड से, एम को एल से और ई को डी से। तो यहाँ पे पैटर्न अपना चल रहा है -1 का, हर एक लेटर एक आपने पीछे खसका दिया है। तो सेम चीज हम यहाँ पे लगा देंगे। इसको किस तरह से लिखेंगे, सेम को क्या करेंगे कोड करने के लिए, एस के लिए पहले आर आएगा, RS, ए के और पहले जाना है तो जेड हो जाएगा, एम के पहले क्या आता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है एल, वो जो 13 वाला एक बार लिख लोगे ना तो देखना बहुत आसान पड़ जाएगा। जो अपनी नोटबुक में एक बार उसको बना लो, क्योंकि आगे के सारे सवाल अपने को उसका यूज करना है। और ई के पहले टी, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा, ये तो कोडिंग वाले बहुत बेसिक लेवल के सवाल हो गए। अपनी एग्जाम में तो शायद ही इस तरह की कोई चीज़ें दिखें, बहुत मतलब थोड़ा सा टिपिकल आती हैं। कई बार आसान भी क्वेश्चंस आते हैं तो नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। फिर कोडिंग बेस्ड ऑन स्किप्ड सीक्वेंस है ना, कुछ सीक्वेंस को स्किप करा जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो क्या समझ में आ रहा है, इसको देखें तो 3 3 ऐड हो रहा है, तो वही बात होगी स्किप कर रहे हैं, लगातार +1 ना आके +2 +3 इस तरह का यहाँ पे आ रहा है। तो एफ से लेके आई, GHI +3 यहाँ पे दिख रहा है, ए से लेके डी अगेन +3 आ रहा है, सी से एफ, DEF फिर से +3 आ रहा है, तो ये भी +3 फॉलो करेगा। उसी लॉजिक से डीप को फिर बना सकते हैं +3 करके, तो वो तो अब आसान हो गया, अपने को क्लियरली दिख रहा है। तो फॉरवर्ड या तो लेटर अपने शिफ्ट हो रहे होंगे, बैकवर्ड शिफ्ट हो रहे होंगे +1 या -1 से, या फिर बड़े बड़े गैप पे +3 +5 इस तरह से शिफ्ट हो रहे होंगे।
अल्टरनेट भी पॉसिबल है कि एक +1 से हो रहा है, दूसरा +2 से हो रहा है, या एक +2 से हो रहा है, एक -2 से हो रहा है। तो बहुत सारे रीजनिंग में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसलिए रीजनिंग में अगर थ्योरी देखें तो रीजनिंग में थ्योरी का कोई मतलब नहीं हो सकता। थ्योरी में सिर्फ वही चीज़ें बताई जा सकती हैं जो पैटर्न आ चुका है, या जो बहुत सिंपल से पैटर्न होते हैं एक इनिशिएट कराने के लिए, कि देखो +1 का चेंज आता है, -1 का चेंज आता है, ये सब चीज़। एक्चुअल एग्जाम में कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी अपने को, अभी नीचे एग्जाम्स में देखेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे उनको भी। फिर कोडिंग बाय सब्सटीट्यूशन, ये एक थोड़ा सा अच्छा पैटर्न होता है। इसमें वर्ड्स को चेंज करके, जैसे कि केजेस जो है उसको रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट जो है उसको ट्रैप कहा जाता है, ट्रैप जो है उसको प्लेनेट कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारा सीक्वेंस दिया हुआ है, और अपने से यहाँ पे पूछा है कि बताओ अर्थ को क्या बोलेंगे, तो इसको कैसे निकालें। अर्थ के लिए कोई नाम तो यहाँ पे दिया नहीं डायरेक्ट, तो जो भी दिया है उसको मैं कहाँ कैसे क्या कनेक्ट करूँ। आप कह रहे हो एरोप्लेन हो जाएगा, किस लॉजिक से। हाँ बस बिल्कुल सही है ना। अब ये अर्थ जो है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा अपने को लॉजिक लगाना पड़ रहा है कि अर्थ क्या है। पिंजरा तो नहीं है, रॉकेट भी नहीं है, ट्रैप भी नहीं है, प्लैनेट हो सकता है, अर्थ प्लैनेट है, एरोप्लेन नहीं है। तो जो इनिशियल वर्ड्स हैं इनसे पहले चेक कर लेना होता है कि किस कैटेगरी में वो फिट हो रहा है। तो अर्थ अगर प्लैनेट की कैटेगरी में फिट हो रहा है और प्लैनेट को एरोप्लेन कहा जाता है, तो फिर अर्थ को भी हम एरोप्लेन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस तरह के अजीबो गरीब लॉजिक वाले सवाल भी आते हैं ना। तो ये कोडिंग वाया सब्सटीट्यूशन है, कि जो भी एक्चुअल नेम है उसको कुछ और कहा जा रहा है। अब बताओ कि जो भी गिवन चीज़ है उसको किस नाम से पुकारा जाएगा। तो ये क्वेश्चन टाइप हुआ। फिर कोडिंग बाय रिवर्स लेटर्स, तो जैसे टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो एक एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाके इसको रिवर्स डायरेक्शन में बस लिख दिया है, कि इसका जो कोडिंग करेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ई पहले आ गया, आर यहाँ पर आ गया, यू यहाँ पर आ गया, तो बेसिकली इसको पूरा रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया। कई सवाल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मान लो कि अगर 6 ये लिखे हुए हैं, तो पहले इसको रिवर्स करके लिख देते हैं और फिर इसको रिवर्स करके लिख देते हैं। तो एक ही चीज के अंदर दो बार वो पैटर्न अपने को लगाना पड़ता है, तो इसलिए वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये जो अभी दिखा रहे हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म है, कि इसको हो सकता है रिवर्स करके लिख दें, हो सकता है बीच में से पार्ट करके दो पार्ट को रिवर्स करके लिखें। तो कॉम्बिनेशंस इसमें बहुत सारे हैं। तो रीजनिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को अपन करते चलें, क्योंकि क्वेश्चंस ही हैं जो यहाँ पे हमें अलग अलग तरह की रीजनिंग से रूबरू करवाएंगे। फिर कोडिंग इन फिक्शन लैंग्वेज, इस तरह के सवाल रिसेंट में भी दिखे हैं, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी और सीपीओ में भी। तो इन सर्टन कोड लैंग्वेज, कुछ कोड लैंग्वेज है उसमें ओवर एंड अबव को लिखा जाता है इस तरह से, तो ये डा पार्ट ऐसा कोई मतलब नहीं है, पर ये एक फिक्शनल लैंग्वेज हो गई, उसको आपने कोड कर दिया कि ये जो कहना चाह रहे थे उसको आपने कोड कर दिया। ओवर एंड अबव को कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही लिखा हो, कि ओवर का मतलब डा, एंड का मतलब पा और अबव का मतलब टा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमें कोई आइडिया नहीं कि ये जो है लेटर्स किसको करस्पॉन्ड करते हैं, बस हमको ये पता है कि यहाँ पे 1 2 और 3 वर्ड्स हैं, यहाँ पे 1 2 और 3 वर्ड्स हैं। तो इनमें से ये एक एक को करस्पॉन्ड तो करता है, लेकिन कौन किसको करता है ये हमको नहीं पता। ये पता लगाने के लिए फिर और कंडीशंस दी होती हैं, जैसे यहाँ पे ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को फिर ये कहा जाता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ओल्ड एंड ब्यूटीफुल 3 वर्ड्स हैं, उनको सा ना और पा इनके कॉम्बिनेशन से कुछ बना सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा हाउ इज ओवर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, तो इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे। हाँ, इसमें हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, इसमें हम लोग कॉमन ढूंढते हैं कि ओवर एंड अबो और ओल्ड एंड ब्यूटीफुल कोई कॉमन वर्ड आया क्या। एक आया, एंड आया, दोनों में कॉमन मतलब एंड। एंड यहां पर देखा वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है वो मैं ढूंढना चाहूंगा। तो डा पा टा यहां पे आ रहा है, और सा ना और पा यहां पे आ रहा है, मतलब इन दोनों में कॉमन केवल एक ही है, पा, मतलब एंड जो है वो पा को करस्पॉन्ड करेगा। ये चीज मुझे कंफर्म हो गई, ये चीज मुझे बिल्कुल दिख गई। ये था हमारा, इसको कोड किया है डापाटा में, और ये जो था इसको कोड किया है SANAPA में। तो हम लोग इसमें से कॉमन वर्ड ढूंढना चाहेंगे कि अब ऐसा तो कुछ पता लगेगा नहीं, तो दोनों में कॉमन था एंड,
तो एंड को हमने लिख लिया। अब ये जो कोडेड में लिखा था इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो पी ए कॉमन था, तो एक चीज कंफर्म हो गई कि एंड का मतलब पी ए है। अब बचे हुए लेटर अगर देखें तो उन्होंने ओवर का बोला है कि मुझे ओवर का मतलब बताओ क्या डिनोट करेगा उसको। क्या मैं इसको यहाँ पे पता लगा सकता हूँ? हाँ, अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट नहीं पता लगा पाएंगे, अगर एक कंडीशन और दी होती और उसमें कुछ कॉमन निकल रहा होता तब हम बता पाते, क्योंकि यहाँ पे केवल एंड ही है जो कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और लेटर्स भी जो है, जो बाकी के जो कोडेड है वो भी एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम फिर इसे पता नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन। एक्चुअल एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें एक कंडीशन और दी रहेगी, उससे फिर सॉल्व होगा, अभी क्वेश्चन टाइप जब सॉल्व करेंगे तो वो दिखेगा। ये हो गया अपना फिक्शनल लैंग्वेज में। इसके रीसेंट पेपर में रीसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस दिखे हैं, क्योंकि सीजीएल 2020 का देखोगे या फिर 19 का देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं उसमें, और लेंथी क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है। नेक्स्ट, कोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स। तो अपने को पता है अल्फ़ाबेट लिखेंगे ए से लेके जेड तक 26 है, तो उसको 13 के पार्ट में लिखेंगे। ए से लेके एम तक पहले लिख लेंगे, ये अपने ऊपर के 13 हो जाएंगे, और उसके नीचे एन से लेके जेड तक, तो सब अपने अपने एक नंबर डिनोट करता है कि ए फर्स्ट पोजीशन पर है, एम जो है वो 13th पोजीशन पर है, एन 14th पोजीशन पर है, तो इस तरह से। अब हो सकता है कि ये पोजीशन हमें अपनी तरफ से यूज करनी पड़े, या फिर एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में बता दे कि ए का जो मतलब है वो 6 है, और इस तरह से सी का जो मतलब है वो 10 है, अपने हिसाब से वो कुछ नंबर्स दे दे और फिर उससे हमें सॉल्व करवाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, पर जो भी रहेगा लिखा रहेगा उसमें, अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर हम लोग अल्फाबेट को उसके नेचुरल नंबर के हिसाब से चलेंगे, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, उस हिसाब से। अब यहां पर देखें, अगर इस वाले सवाल में इफ इन अ सर्टन लैंग्वेज ए को कोड किया है 1 से, बी को कोड किया है 2 से, सी को कोड किया है 3 से, मतलब वही अपना नेचुरल वाला चल रहा है कि हर एक जो लेटर है वो अपनी पोजीशन को ही डिनोट कर रहा है, तो उसमें से अपने को बताना है कि इसका क्या कोड बनेगा। तो आसान हो गया ये, तो फटाफट बता दो इसका आंसर। 1, ई का मतलब 5, ई अगेन 5, सी का मतलब थर्ड पोजीशन पे आता है, डी आता है फोर्थ पोजीशन पे। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, मतलब ये तो बहुत आसान सा सवाल है, तो जस्ट बता रहे हैं अपने को कि लेटर जो है उसमें नंबर्स के थ्रू भी कोडिंग बनेगी। तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो अपने नेचुरल पोजीशन पे आए, कि ए पहले पोजीशन पे होता है, बी दूसरे पे होता है, सी दूसरे पे होता है, जैसे इस सवाल में भी उन्होंने लिख के दे दिया। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि ए की वो अपने हिसाब से कोई पोजीशन दे दे, ए का मतलब 5, बी का मतलब 8, इस तरह से, तो हम उस हिसाब से फिर यूज कर लेते हैं उसको। एनीवेज, अच्छा एक चीज और इसमें, एक तो अपना ये अपने को पता है ए से लेके जेड तक अपन लिख सकते हैं। कई बार कई सारे सवालों में जो अपना कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स हैं इनके हिसाब में भी वेरिएशन आ जाता है, जैसे कई सारे सवालों में हम लोग यूज करेंगे वॉवेल की पोजीशन को, ए, ई, आई, ओ, यू, ये लिखा है। हो सकता है कि इनकी मुझे अलग से पोजीशन देखनी पड़े, तो अगर मैं केवल वॉवेल्स की बात करूंगा तो वहां पे ए आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, ई आएगा सेकंड पोजीशन पे, आई आएगा थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन। तो जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले सवाल बनेंगे ना, जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल को भी अलग अलग करके देखना पड़ेगा, तब वहां पे जो लॉजिक लगा रहे होते हैं हमें ये इस तरह का कुछ लगाना पड़ता है। जस्ट मैं हेड्सअप दे रहा हूँ, आगे सवाल देखेंगे उसमें ये लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ध्यान रखना अभी के लिए इसको। फिर व्हेन अल्फाबेट कोड वैल्यू आर गिवन फॉर नंबर्स इन अ सर्टेन लैंग्वेज 3 इज कोडेड एज आर, है ना, तो अब उन्होंने अपने हिसाब से नंबर दे दिया कि जो है 3 जो है वो आर को कर रहा है, 4 जो है वो डी को कर रहा है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें बताना है कि इसका क्या मतलब आएगा। अगेन सिंपल हो गया, क्योंकि 5 के लिए वैल्यू दी है, 3 के लिए वैल्यू दी है, 4 के लिए वैल्यू दी है, और 6 के लिए वैल्यू दी है, तो ये तो उन्होंने डायरेक्ट अपने को आंसर ही बता दिया। ऐसे सवाल पहले आते थे, मे बी आज से 5-6 साल पहले, तो रीजनिंग भी उस समय बहुत आसान हुआ करता था। अब रीजनिंग का लेवल बढ़ गया है, तो ये बहुत बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट है रीजनिंग का। एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमको थोड़ा सा इसके अपर लेवल पे चलना है, तो ये केवल स्टार्टिंग है, जस्ट हेड्स अप है ना, कि ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं, जस्ट पॉसिबिलिटीज थोड़ी थोड़ी दिखाना चाह रहा हूँ। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें कई बार लगाने पड़ते हैं इसमें, अपने कोडिंग और डिकोडिंग में। जैसे ये वाला अगर सवाल देखो, तो किस तरह से आपको लगता है कि इसको अपन कनेक्ट कर सकते हैं टेल को 38 से? आप कह रहे हो ऐड करके, तो क्या ऐड करें इसमें एग्जैक्टली exactly?
हाँ, ये जो TALE लिखा है इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसकी पोजीशन में, कि ये किस पोजीशन में आता है। करेक्ट। तो T आता है 20 की पोजीशन पे, A आता है फर्स्ट पोजीशन पे, L आता है M के पहले तो 12। ये L, ये सब मुझे क्यों याद है, क्योंकि जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे ना, A से लेके M, फिर N से लेके Z, इस पैटर्न में पर्टिकुलर लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो पता है LM मतलब M जो है वो 13 पे आता है, तो L जो है वो 12 पोजीशन पे आएगा। तो थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है इस वजह से। फिर E जो है वो तो अपने को पता है, E ज्योति के हिसाब से फिफ्थ वाले पोजीशन पे आएगा। तो ये इतने नंबर्स आ रहे हैं, 38 बनाना है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि इनको अगर मैं जोड़ दूं तो ये बन सकता है। तो एक बार इसको अपने को ये सब कुछ टेस्ट करके देखना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हमेशा बस इसको जोड़ देने से ही बन रहा होगा। हो सकता है जोड़ने के बाद वो अपने से डबल करवा दे, हो सकता है जोड़ने के बाद उसमें एक दो तीन ऐसा कुछ नंबर जुड़वा दे या घटवा दे। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, तो पहले हमको जस्ट ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है कि यार 38 बन रहा है, क्या मैं इसको जोड़ के बना सकता हूँ। तो मैंने इसमें देखा, जोड़ के अगर इसको बनाए तो 32 और 638 बन रहा है। तो एक चीज कंफर्म हो गई, पोजीशंस को, लेटर्स की नंबर वाली पोजीशन को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए बता दो आंसर फिर। आप कह रहे हो 22। अजित? सी के लिए 3, ए के लिए 1, एम के लिए 13, ई के लिए 5। 18 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, 22 बिल्कुल सही है। तो ये थे अपने मोटे मोटे क्वेश्चन टाइप, किस तरह के अपने को दिखने हैं। कि कोडिंग डिकोडिंग में ये कुछ कैटेगरीज अपन बोल सकते हैं कि इस तरह के सवाल अपने को दिखते हैं। लेवल्स इसमें बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। हो सकता है इस तरह का आसान सवाल दिख जाए, हो सकता है कि इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स सी वो आपको लॉजिक लगा के दे दे। जैसे यहाँ पे अपने को दिख रहा था कि यार वो बस इसकी पोजीशन को ऐड कर दो और अपने को आंसर मिल रहा था। कई जगह ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि पोजीशन को ऐड करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, या फिर किसी नंबर से प्लस माइनस करके देखना पड़े। तो वो सारे वेरिएशंस फिर रीजनिंग में अपने खुल जाते हैं। वो अपने को देखते चलना है। और ये जो चीज़ें हैं या ये जो पैटर्न है, ये समझ में आएगा जब अपन क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर कोडिंग डिकोडिंग के आप 50-60 क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप पैटर्न दिखने लग जाता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। कई बार तो जोड़ के आ जाता है आंसर, कई बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कई बार उसमें +1 +2 करना पड़ रहा है। तो एक काइंड ऑफ फेमिलियर हो जाते हैं अपन उस क्वेश्चन टाइप से, वो जरूरी है। और उसके लिए करने पड़ते हैं सवालों की प्रैक्टिस, बहुत सारे सवाल। प्रीवियस ईयर टारगेट कर लो। रीजनिंग के लिए बिल्कुल भटकना नहीं है, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर्स को आपको टारगेट करना है। अगर बुक से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो अपन उसको क्लास के बाद अभी बात कर लेंगे। रीजनिंग के लिए पिछले 3 ईयर के पेपर्स या क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मोर देन सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के सवाल हैं, एक्चुअल एग्जाम में एसएससी में आए हुए हैं, इनको अपन अब सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, अब टाइमर का यूज करेंगे। सोचो क्या लगाएं इसमें, कैसे आंसर निकालें। हार्वेस्ट को कोड किया है, फार्मर का आंसर बताना है। अब हो सकता है ये क्वेश्चंस आपको टफ लगे, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने चेरी पिक किए हुए हैं, तो मैं आपको जस्ट एक दिखाना चाह रहा हूँ कि यार कैसे कैसे लॉजिक लग जाते हैं कई बार रीजनिंग में। और ये सब एग्जाम में के क्वेश्चंस है ना, तो ये अपने को सीखने पड़ेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? अजित, स्टार्ट कैसे करोगे, क्या सोच रहे हो एग्जैक्टली exactly? मतलब क्या क्या रिलेशन दिख रहा है इसमें? अजित माइक ऑफ है ना, माइक ऑन रखो इसमें। हम्म। हम्म। जरूरी नहीं कि उसी सीक्वेंस में हो जैसा आप देख रहे हो, कि एच को आप 22 से रिलेट करके देख रहे हो, ए को 21 से कर रहे हो सकता है रिवर्स ऑर्डर में हो।
एक दिखा देता हूँ इसमें मैं, है ना, मैं करके दिखा देता हूँ। नॉर्मल अपना थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि यार कुछ कोडिंग यहाँ पे नंबर की फॉर्मेट में दी है, तो पहली चीज मुझे ये देखना है कि यार इसके एग्जैक्ट किस पोजीशन पे ये लगभग आते हैं। ये अपना हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ना, नॉर्मल दिमाग अपना ऐसे ही सोचेगा। तो एच किस पोजीशन पे आएगा? ई एफ जी एच, 5 से 3 आगे, मतलब एच जो है वो 8वीं पोजीशन पे आ रहा है। ए तो अपने को पता है पहली पोजीशन पे आएगा। आर कहाँ पर आएगा? ओ पी क्यू आर, तो 15 से 3 आगे 18। वी टी यू वी, तो 2 आगे, मतलब इसको नीचे लिख देते हैं 22। ये वाला 5। एस एस टी, टी से 1 कम है तो 19। टी तो अपने को पता है 20। ये अपन वो ई जे ओ टी वाई, इससे रेफरेंस ले लेते हैं। ये 5वीं पे आता है, ये 10 आप, ये 15, ये 20 और ये 15, सॉरी ये 25। तो उसके आगे पीछे के अपन देख लेते हैं ना, अल्फ़ाबेट तो अपने को पता ही है। तो ये अब मेरे पास नंबर्स आ गए कि यार एच जो है वो 8 को करस्पॉन्ड करता है, यहाँ तो 22 लिखा है। ए जो है वो 1 को करस्पॉन्ड करता है, यहाँ 21 लिखा है। तो क्या 8 और 22, 1 और 21 कुछ कॉम्बिनेशन बैठता दिख रहा है? कोई पैटर्न दिख रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, बहुत दूर दूर नंबर्स हो रहे हैं। तो एक बार इसको उल्टा करके देखो, क्या होगा टी अगर मैं 22 को करस्पॉन्ड करूं तो 20 + 2, 22, एक चीज बन रही है। एस को अगर मैं देखूं 19 + 2, 21, वो भी ठीक है। 5 + 2, 7, वो भी ठीक है। 22, यहाँ पे आ गया वी पे 22। अब यहाँ पे अपन फंस गए। 4 आ रहा है, 4 आना चाहिए, 24 आना चाहिए, क्योंकि पैटर्न तो उल्टा लगता दिख रहा है। +2 जाना है रिवर्स ऑर्डर में। डायरेक्ट ऑर्डर में देखें तो कुछ बनेगा नहीं। 8 से 22 एक गैप अलग हो गया, 1 से 21 कोई यूनिफॉर्म गैप नहीं आ रहा। उल्टा करके करने पर एक यूनिफॉर्म तो आ रहा है। एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम है। इसको अगर अभी के लिए 24 कर लें, आगे टेस्ट कर लेते हैं। और 22 से हमने 24 बना दिया, दो जोड़ के। 18 में दो जोड़ेंगे 20 आएगा, वो भी ठीक है। 1 में दो जोड़ेंगे 3 आएगा, वो भी ठीक है। 8 में दो जोड़ेंगे 10 आएगा, वो भी ठीक है। मतलब पहले इसको रिवर्स कर देना है और जो भी उसकी पोजीशन है उसमें +2 कर देना है। ये लॉजिक है इसमें। तो ये हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स, कि स्ट्रेट में नहीं दिख रहा है, अगर 2 से 3 नंबर देखे चेक कर लो कि यार कुछ भी लॉजिक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो कुछ उलट पुलट के उसको देखो इस तरह से। अब सेम लॉजिक इस पे लगा के आंसर बता दो। फार्मर। RST, तो आर आता है 18 की पोजीशन में, दो जोड़ना है, मतलब पहला तो मेरा 20 होगा। तो बी और सी एलिमिनेट होगा, या तो ए आंसर होगा या डी होगा ना। अपने दो ऑप्शंस तो सीधा सीधा चले गए, मतलब अपने चांस 50% हो गए इसको सही करने के। तो अगर तुक्का भी मारना है ना, मेरे पास टाइम नहीं है मान लो पूरा सॉल्व करने का, तो पहला मैंने देखा कि यार पहला 20 होना चाहिए, दो में आ रहा है, अब इसमें से मैं फिर तो तुक्का मार दूंगा अगर टाइम नहीं है करना ही है तो तुक्का भी मारना है तो एटलीस्ट एक दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट करो, ताकि अपने सही होने के चांस बढ़े, है ना। दो ऑप्शन में तुक्का मारने का मतलब 50-50 चांस है अपने पास। 4 ऑप्शन में तुक्का मारने का मतलब केवल 25% चांस है सही होने का। तो वो सारी चीज़ें। अब जैसे इसके आगे अपने को बढ़ना है तो क्या करें, 20 दोनों में सेम है, 7 दोनों में सेम है। बस मैं इस तीसरे वाले को चेक कर लूंगा। तीसरा वाला मतलब एम। एम किस पोजिशन पे आता है? 13। 13 में दो जोड़ना है 15, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अजीत ठीक है। ये सारे लॉजिक हैं। हो सकता है टफ लगे, पहली बात देखो, नो डाउट टफ लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने चेरी पिक किए हुए हैं। आसान वाले सवाल तो हो जाएंगे, वो सबसे हो जाएंगे, पर यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे लॉजिक लग रहे होते हैं जो कि थोड़े से अनकॉमन होते हैं। जैसे सवाल हम लोगों ने हो सकता है ना देखे हो कभी, तो वो थोड़े से एक बार अपन देख लेंगे ना, तो अपने बैक ऑफ द माइंड होगा कि यार हो सकता है रिवर्स ऑर्डर में काम कर रहा हो। तो बस ये थोड़ा थोड़ा चीज़ अपने को देखते चलनी है। ये वाला सवाल अब ट्राई करो। वार्डरोब को इस तरह से कोड किया है, एक्यूरेट को कैसे करेंगे? लेटर से लेटर जा रहा है, मतलब थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
जो टेक्स्ट लिखा है फॉन्ट ठीक है, स्क्रीन पे अच्छे से दिख जाता है पूरा? आप कह रहे हो ऑप्शन डी पैटर्न क्या है? हम्म। आप कह रहे हो पहले टू ऐड हो रहा है तो WXY प्लस टू ऐड हो रहा है, फिर अगर इसी लॉजिक को देखें तो यहाँ पे प्लस टू तो नहीं हो रहा, कम हो रहा है, तो ए से लेके एक्स जाना है। यहाँ पे हो रहा है -3, एक्स के बाद वाई जेड और फिर ए, तो -3। अगला आर से लेके वी, RSTUV +4, नेक्स्ट -5, बिल्कुल सही। अब पैटर्न अपने को दिख गया, 2 3 4 5 10 चल रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से हो रहा होगा। इतना आइडेंटिफाई कर लिया, बस इसका यूज कर लेंगे अपन यहाँ पे। ए से +2 करना है मतलब आंसर सी से शुरू होना है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, इन दोनों में से कुछ होगा। अब मैं किसको चेक कर लूँ, जेड तो दोनों में कॉमन है तो कोई मतलब चेक करने का कोई सेंस नहीं है। तीसरा लेटर में चेक कर लूंगा, तीसरा लेटर है सी, उसमें मुझे जोड़ देना है +4। तो DEFG, 4 पे जाएंगे, जी पे आएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। तो ये एक तरह का पैटर्न हो गया कि नंबर तो सीक्वेंस में आ रहा है 2 3 4 5 6, लेकिन साइन उसका अल्टरनेट चेंज हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। तो ये एक पैटर्न अपन ने देखा, ठीक है। आगे चलें। अजीत, डाउट हो, जहां पर भी डाउट हो उसको तुरंत पूछ लेना कि ये समझ में नहीं आया, ये लॉजिक समझ में नहीं आया, जो भी हो, लाइव क्लास का यही फायदा है। नेक्स्ट, किसी कोड लैंग्वेज में पेन को ऐसे कोड किया है, तो हाउ विल बी टब रिटन इन दैट लैंग्वेज? लगाओ दिमाग इसमें। ये 3 लेटर है, ये 6 लेटर है, इसका मतलब हमारे ने देखते ही बता दिया आंसर सी। एक बार अजीत ट्राई कर ले, फिर लॉजिक बताना। हाँ अमर, क्या लॉजिक चलेगा इसमें? हाँ सही है, सही है। जैसे यहाँ पे 3 लेटर आ रहे हैं और यहाँ पे 6 डिजिट आ रहा है, इसका मतलब एक एक लेटर जो है वो दो दो डिजिट को करस्पॉन्ड करेगा। तो पी को मुझे कोरिलेट करना है 32 से, ई को मुझे कोरिलेट करना है 10 से, एन को मुझे कोरिलेट करना है 28 से। ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है ना, क्योंकि अब यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 6 लेटर है, तो ये ऐसे ही हो सकता है। अब अगर मैं पी की पोजीशन देखूं तो पी की कहाँ पर पोजीशन आएगी लेटर में? पी आएगा 16th वाली पोजीशन पे, ई आता है 5 वाली पोजीशन पे, एन आता है 14 वाली पोजीशन पे। और यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, तो एक तो डबल होता दिख रहा है। एक बात, 5 10 हो रहा है, ये भी डबल होता दिख रहा है, 14 ये भी डबल होता दिख रहा है, तो लॉजिक अपने को तुरंत यहाँ पे दिख गया। बस एक चीज देखनी है कि लेटर को नंबर से किस तरह से, कितने लेटर हैं और कितने नंबर्स हैं, इक्वली उसको डिवाइड कर देंगे। और फिर इसकी अपने को पोजीशन बस देख लेनी है। जब भी लेटर है और नंबर में कन्वर्ट करना है तो वही ए से लेके जेड की पोजीशन ही है जो अपन कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ है नहीं। अदरवाइज क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हो कि किसकी क्या पोजीशन है, तो बस अपने को डबल करना है। टी 20 वाली पोजीशन पे आता है, डबल करेंगे तो 40 आना चाहिए। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ए और सी अपने पास बचा, दोनों में 40 40 आ रहा है। नेक्स्ट देखें, यू, यू की क्या पोजीशन होती है? 21, और डबल करेंगे 42, 42 दोनों में आ रहा है तो कोई मतलब नहीं टेस्ट करने का। बी 2 पे आता है, डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और देखते हैं कैसे कैसे पैटर्न आते हैं, इसको देखो। Larvae is coded as this. How will insect be written in that language? एल की पोजीशन होती है 12, 12 से 15 +3, ए लेकिन 1 आ रहा है। RST, आर होता है 18 पे, 18 से 9, 5 पे होता है 2,
तो सीधा सीधा तो कोई लॉजिक है नहीं, है तो कुछ और। रिवर्स करके देखें, ई से 15, 5 से 15, 3 गुना, ए से 1, तो सेम आ गया, बी से 9, 22 से 9 कैसे बिठाएं इसको। अमर कह रहा है ऑप्शन ए। लॉजिक बताओ इसका। एडिशन 27 किस तरह से एडिशन? लेटेस्ट का एडिशन आप कह रहे हो? मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बताना। हम्म। 15, आप कौन सा 15, ये वाला 15 उठा रहे हो? अच्छा। इसमें एक हो सकता है उससे आंसर आ रहा हो जो आप बता रहे हो, आपने लेकिन एक चीज बताई केवल, 15 और 12, और आगे उसका। हर चीज पे 27 ऐड करने पे आ रहा है। अच्छा। और ये नो चेंज के लिए फिर क्या करें? अच्छा, जहां जहां नो चेंज आ रहा है वहां पे कुछ दिख रहा है क्या कुछ? अगर मैं वॉवेल कॉन्सोनेंट में बांट के देखूं तो? हाँ, ठीक। वॉवेल कॉन्सोनेंट में यहाँ पे अगर मैं बांट के देखूं, क्योंकि ए और ए तीन वॉवेल आ रहे थे, इन तीनों की पोजीशन अगर मैं देख रहा हूं तो ये आ रही है, मतलब ए हर जगह एक ही चीज को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया था AEIOU, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में बांट दिया, ए की पोजीशन ये होती है, ई की सेकंड होती है, तो वही चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। पहली चीज अपने को यहाँ पे ये दिख गई। अब बचा कि कॉन्सोनेंट वाला पार्ट, कॉन्सोनेंट वाले पार्ट को किस तरह से अब देखें। हाँ, अब ये जो आप एडिशन बता रहे हो ना 27, ये क्यों आ रहा है एडिशन 27? हाँ, बस ये जैसे पोजीशन की बात होती है ना, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1, या फिर नंबर ना लिख के लेटर लिख देते हैं, A B C D और E। एक छोटी सी रैंकिंग वाली बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि डी की पोजीशन फॉरवर्ड ऑर्डर में फोर्थ है, तो बैकवर्ड ऑर्डर में क्या होगी? नहीं, यहाँ पे केवल 5 लेटर है। आप कह रहे हो सेकंड, अब ये फोर्थ से सेकंड में किस तरह से बना सकता हूँ, है ना? यहाँ पे थोड़ा सा रैंकिंग वाली चीज बता देता हूँ, ये चीज और भी जगह काम आ जाएगी। टोटल हैं कितने? 5। फॉरवर्ड ऑर्डर में कितनी पोजीशन थी उसकी? 4। तो किस पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन में है, एक उसमें ऐड कर दो बस, तो ये अपने को दे देगा 2 सेकंड। जब भी रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट करनी है उसकी रैंक कहाँ पर आएगा, तो टोटल नंबर में से किस रैंक में है वो माइनस कर दो और एक उसमें जोड़ दो, बस वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो 27 बता रहे हो ना, वो उसी लॉजिक से आ रहा है। जैसे एल की जो पोजीशन होती है वो होती है 12 ना, तो आप 26 में से 12 घटाओगे और +1 कर दो, ठीक। ये अपने को दे देगा 15। तो वही ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एल की जो पोजीशन है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखी हुई है। एल की पोजीशन रिवर्स ऑर्डर में 15 होगी, आर की पोजीशन रिवर्स ऑर्डर में 9 होगी, वी की पोजीशन रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे 5 होगी। ये चीज़ आप एक बार टेस्ट करके इसमें लगा के भी देख लेना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी 1-2 बार। अजित, आपको समझ में आया? हाँ। पहले ये रैंकिंग वाली बात कर लेते हैं। ये रैंकिंग समझ में आई? अगर ये 5 नंबर में इस तरह से लिखूं, अगर डी की पोजीशन में मैं कह रहा हूँ कि आगे से काउंट करने में वो चौथी प्लेस पर है, पीछे से काउंट करने पर वो कौन सी प्लेस पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कम नंबर्स हैं तो हम लोग देख के भी बता देते हैं सेकंड। अगर ज़्यादा नंबर्स होते ना, 50 लोग होते, तो मैं किस किस तरह से बताता। मान लो कि यहाँ पे 5 ना बोल के मान लो कि 50 है, अप टू 50 है वो पूरा। अब अगर मैं पूछूं पीछे से कितनी रैंक होगी इस डी की,
तब क्या आंसर होगा? ना, टोटल आगे से काउंट करेंगे तो 50, 50 में से माइनस करेंगे उसकी पोजीशन क्या है, फोर्थ, और उसमें एक जोड़ देंगे, +1। ये जो नंबर आएगा वही उसकी यहाँ पे पोजीशन होगी, तो ये आएगा अपना 47th। तो आगे से काउंट करोगे तो डी जो है वो फोर्थ प्लेस पे आएगा, पीछे से काउंट करोगे तो वो 47th प्लेस पर आएगा। हाँ, ये 48, ये 49, ये 50, तो नंबर अपने पूरे हो गए। तो ये होता है रिवर्स ऑर्डर में काउंट करने का ना, ये चीज़ जब आगे चल के अपन रैंकिंग वाले सवाल करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत काम आएगा। रैंकिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रैंकिंग पे सवाल भी दिखते हैं कि एक क्लास में जो है वो 30 स्टूडेंट्स हैं, कोई है जो जिसकी पोजीशन आगे से फिफ्थ है, तो बताओ आखिरी से उसकी पोजीशन क्या है, तब वहाँ पे हम लोग यही वाली लॉजिक लगा देंगे कि टोटल उसकी पोजीशन क्या है माइनस कर देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, तो वो उसका बैकवर्ड डायरेक्शन से उसकी रैंक बता देगा। ठीक, तो ये पहली चीज़ हो गई। इस ये चीज़ अपने को यहाँ पे यूज़ करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लॉजिक बताया था। अब इस वाले सवाल को देखें, इसको भी मिटा देते हैं। अपने को पता था यहाँ पे कि नॉर्मल तरीके से जब मैं कर रहा था कि यार एल को अगर मैं 12 लिखूँ तो यहाँ पे 15 आ रहा है, ए को मैं 1 लिखूँ तो 1 ही आ रहा है, आर को अगर मैं RST मतलब 18 लिखूँ तो यहाँ पे 9 आ रहा है। कोई लॉजिक सीधा सीधा बनता हुआ दिख नहीं रहा। रिवर्स ऑर्डर में करके भी देखूँ तो 12 के लिए 2 आ रहा है, एक के लिए 1 आ रहा है, 18 के लिए 5 आ रहा है ना, कोई लॉजिक नहीं बन रहा अभी तक की जो अपने को लॉजिक पता था उससे। तो यहाँ पे मुझे अब एक चीज़ और करके देखनी पड़ेगी कि वॉवेल्स अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, A E I O U को मैं देख रहा हूँ, उनकी जो नेचुरल पोजीशन होती है वो इस तरह से देख सकते हैं केवल वॉवेल्स के आपस में। ई की अगर देखें तो 5 होती है नॉर्मल पूरे पूरे लेटर्स में, लेकिन केवल वॉवेल्स को अगर मैं काउंट करूंगा तो ई की पोजीशन सेकंड होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। ए जो है वो एक की पोजीशन पे आ रहा है हमेशा दोनों जगह, और ई जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, मतलब वॉवेल्स को वो पूरी तरह से मान रहा है, उसी वाले लॉजिक को चल रहा है। अब बचता है मेरा कॉन्सोनेंट वाला पार्ट कि L R V, इनका मैं क्या करूं? तो अगर मैं देखूं एल एल की पोजीशन होती है 12, यहाँ पे लिखा है 15, तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा एल की पोजीशन आगे से 12 होती है, पीछे से कितनी होगी? 15, 26 माइनस 12 +1, तो वो अपने को दे देगा 15 बस। तो वॉवेल्स का यहाँ पे अलग सिस्टम चल रहा है, कॉन्सोनेंट्स का इसमें अलग सिस्टम चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन हो गया बहुत टफ और लेंदी भी हो गया। अच्छा अजीत, अभी 10 मिनट में सेशन जब एंड होगा तो वापस आप सेम लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, है ना, 40 मिनट का टाइम लिमिट होता है इसमें। चलो अब तो फिर इंसेक्ट का आंसर बता दो। इंसेक्ट को किस तरह से कोड करेंगे? हमारा आप कह रहे थे ऑप्शन ए, है ना। अब ए तो नहीं होगा क्योंकि आई जो है वो अपने वॉवेल्स में आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे आएगा, मतलब आंसर तो 3 से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब दूसरा देखो तो 3 दोनों में कॉमन है, 13 कॉमन है, 8 कॉमन है, 2 कॉमन है, 24 कॉमन है, तो इनको तो टेस्ट करेंगे नहीं, इसमें टेस्ट करके क्यों अपन टाइम वेस्ट करें। क्या अलग है? 7 और 8, बस आखिरी वाला चेक कर लो टी के लिए। अजित बताएगा कौन सा आएगा अजित? कैसे आएगा C7 कैसे लाया आप? टी की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है आगे से? 20। ई ज्योति से याद रखो, EJOTY, EJOTY, ये होता है 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। इसके आसपास के लेटर उसके हिसाब से निकाल लेंगे अपन। जैसे RST, तो आर की बता देते हैं कि यार RST 20 से 2 कम तो 18, इस तरह से। तो टी की नॉर्मल पोजीशन होती है 20, तो आगे से 20 है, पीछे से कितनी होगी? टोटल 26 होते हैं, उसमें से 20 माइनस करेंगे और एक जोड़ देंगे, तो ये दे देगा 7, इसलिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ठीक है, बाकी के क्यों लेटर्स अपन चेक नहीं कर रहे थे? क्योंकि दोनों में सेम है, 13, 8, 2, 24, तो उनको टेस्ट करके क्या ही मिल जाएगा अपने को, जो अलग आ रहा है उसको बस चेक कर लो। नेक्स्ट, ये अच्छा उसी तरह का है, अर्थ प्लैनेट वो उस तरह का जो था, फॉरेन अलग उसमें रीनेमिंग करना।
U is written at C, K is written as H. ये तो आसान हो गया यार, आप कह रहे हो डी ना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हो गया है तो। हाउ विल नकल्स बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज, होता क्या है नकल्स वैसे इंग्लिश में? अमर, वोकैबलरी? नहीं नहीं, वो तो हिंदी वाला नकल होता है यार, ये इंग्लिश वाला नकल है। नकल सी होता है ये। ऐसे माराकुटी करते हैं ना, तो कई बार वो ऐसे पहनते, लोहे का वो पहन लेते हैं नकल्स, वो चीजें होती है। एनीवेज, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? लॉजिक। देखो इसमें सारा लेटर उन्होंने दे ही दिया, इसका मुझे देखना है ना, के जो है वो एच को करस्पॉन्ड करता है। हाँ, तो आंसर मेरा एच से स्टार्ट होना चाहिए, ये चला गया, ये चला गया, दो ऑप्शन बचते हैं। अब इसमें चेक कर लेते हैं कौन सा कॉमन है। तो सेकंड, ये सब तो कॉमन चल रहा है, HUL। आखिरी वाला देख लो बस। एन एज रिटर्न एज, एन क्यों चेक करेंगे अपन? एस चेक करेंगे ना, ई आई एस को चेक करेंगे। एस इज रिटर्न एज एल, तो अपने ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, ये वाला बताओ। लिंक इज कोडेड एज 78, पर्स इज कोडेड एज 54, फर्स्ट को किस तरह से कोड करें? ऐसा एक एग्जाम्पल देखा था अपन ने ऊपर। अगर इस ब्लिंक को सम करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 48 आ रहा है। बी की पोजीशन होती है 2, एल की पोजीशन होती है 12, आई की पोजीशन होती है EFGHI 9, एन की पोजीशन होती है 14, के की पोजीशन होती है 11। IJK, 9 से 2 आगे 11। इसको अपने को सम करना है, ये वाला हिस्सा हो गया 25, यहाँ पे 21 और 2 23, सम टोटल आ गया यहाँ पे 48, और यहाँ पे दिया है 78। अब क्या करें इसमें? रिवर्स करके ऐड मतलब? अच्छा अच्छा, उस तरह से रिवर्स देख रहे हो, ठीक। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, यहाँ पे तो सीधे सीधे तो बन नहीं रहा कि अगर लेटर्स को नॉर्मल ऐड कर दें तो वो 78 या ऐसा कुछ दे दे ना। इस 48 का मैं और कुछ कर सकता हूँ कि इसको मैं दुगना कर दूँ, कुछ माइनस कर दूँ, तो 78 तक पहुँच जाऊँ, ऐसा भी कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ तो काम नहीं कर रही, कुछ और सोचते हैं। आप बता रहे हो कि रिवर्स करके लिखा है, तो सबको रिवर्स करना है या कुछ को रिवर्स करना है बस? सबको रिवर्स करके लिख दें। यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे कितना आएगा? 15। सम टोटल अपना 27 बनना चाहिए, क्योंकि रिवर्स से करेंगे तो बात वही बन जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा 15, यहाँ पे बन जाएगा 18, यहाँ पर बन जाएगा 13, 27 सम टोटल बनाना है, यहाँ पे बन जाएगा 16। इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 87 आ रहा है।
87 और 78 कितना अंतर है? 9 का। 9 का चेंज आ रहा है, इसका मतलब और इसमें अच्छा 9 का चेंज आ रहा है ना, अपने को 78 चाहिए। हम्म। तो अपने वो चेक कर लेते हैं अपने वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल कहाँ पर आ रहा है? इसमें केवल आई पे आ रहा है, तो वॉवेल को छोड़ के बाकी सबको उल्टा कर लेते हैं, तो अपने को 78 मिल जाएगा ना, क्योंकि 9 का डिफरेंस आ रहा था। तो अब इसका सम टोटल करेंगे तो 78 पे पहुंच जाएंगे। अब इसका सम करेंगे तो 78 पे पहुंच जाएंगे। तो इसी लॉजिक को एक्सटेंड करके अब फर्स्ट का आंसर निकालना है अपने। फर्स्ट विल बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। फर्स्ट का क्या आंसर आएगा? पहले उसकी नॉर्मल पोजीशन लिख लो। कितना 54 बता रहे हो आप? एफ पोजीशन पे आता है अपने इस पे ई एफ 6 पे आता है ना, तो उसमें से अपना ये देगा 21 रिवर्स डायरेक्शन में। आई अपना वॉवेल है, तो इसको एज इट इज अपने को लिखना है 9 पे। आर एस टी 18 पे आता है, तो यहाँ पे अपने को कितना हो जाएगा? ये 7, 9, 9, 9 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस आर एस टी मतलब ये आता है 19 की पोजीशन पे, तो ये अपने को उल्टा करके देगा 8। और टी आता है 20 की पोजीशन पे, ये उल्टा करके देता है 7। ऊपर एक में अपन ने कैलकुलेट किया था। 30 यहाँ पे बन गया, 15 यहाँ पे बन गया, और 9 उसमें जुड़ दे। 45 और 9 54 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जब इसको कॉन्सोनेंट और वॉवेल में तोड़ना पड़ता है तो वो बहुत टफ हो जाता है, फिर कई बार नहीं दिख पाता है वो। हो सकता है कि अब यहाँ पे अगर अपन ए ई आई ओ यू वाला लगाते हैं उसको, यहाँ पे उसके हिसाब से नंबर लिखते तो भी वो 78 को सेटिस्फाई फिर नहीं करता। तो बहुत सारी चीज़ें रीजनिंग में टेस्ट करनी पड़ती है ना, कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ऐसा करते चलो तो आंसर आ जाएगा। मैथ्स जैसा ये काम नहीं करता इसमें। यही थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट हो जाता है, थिंकिंग वाला पार्ट हो जाता है। तो ये कैसे डेवलप होगा? क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा, क्योंकि कितने सारे वैरायटी अपन ने देखी है ना, 10 से लेके 15, 5 में ही बहुत सारी वैरायटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई करो। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, इसके लिए थोड़ा और टाइम ले लो। स्काई इज ब्लू 815, ब्लू इज रेड 725, राम लाइक्स रेड 203। तो इसमें अपने को अलग अलग वर्ड के लिए कौन सा नंबर आएगा वो निकालना पड़ेगा। एक एक ग्रुप लेके क्या कॉमन है उसको लिखते चलो। स्काई इज ब्लू, ब्लू इज रेड। पहले वाले में अगर देखें तो ब्लू कॉमन है। ब्लू के लिए क्या नंबर आएगा? 815 और 725, 5 कॉमन है दोनों में, तो ब्लू का मतलब 5 है। ये अपने को मिल गया। इसी तरह से और आगे चेक करो। अपने को निकालना है राम लाइक्स ब्लू, तो इसमें से ब्लू तो अपने को मिल गया। पहले ऑप्शंस देख लें, 5 आना चाहिए, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सभी में आ रहा है, तो सब निकालना पड़ेगा फिर तो। राम चेक कर लो कहाँ पे आ रहा है। राम लाइक्स रेड, सीता एंड राम, यहाँ से अपने को राम मिल जाएगा। राम लाइक्स रेड में 203, सीता एंड राम 379, दोनों में 3 कॉमन है, तो राम के लिए 3 मिल गया। 2 चीज़ें अपने को मिल गई, मतलब आंसर में 5 और 3 होना चाहिए। इसमें है, इसमें नहीं है, 5 और 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शंस अपने एलिमिनेट हो गए यहाँ तक। अब अपन लाइक्स के लिए निकाल लेंगे, जहाँ कुछ कॉमन अपने लिए मिल जाए। तो लाइक्स एक तो इस वाले स्टेटमेंट में आ रहा है, और
राम का तो निकाल ही चुके हैं, 3 है। हाँ, रेड का पहले निकाल लेते हैं, ये भी ठीक है। तो राम लाइक्स रेड और ब्लू एंड रेड, यहाँ से अपने को रेड मिल जाएगा। तो 725 और 203, मतलब 2 तो रेड के लिए हो जाएगा, बचा 0 लाइक्स के लिए आ जाएगा। तो अपने आंसर में क्या आना चाहिए, राम लाइक्स ब्लू में 5, 0 और 3 आना चाहिए। एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, वही अपना आंसर हो जाएगा। है ना, एलिमिनेशन की प्रोसेस अपने को समझ में आ रही है। वर्ड्स देखते चलना है, करस्पॉन्डिंग। ये चीज़ बस ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में लिखा हो नंबर भी उसी सीक्वेंस में लिखा होगा। जैसे यहाँ पे राम लाइक्स ब्लू आ रहा था, राम को अगर देखें तो 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 आगे आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि वो पूरा सीक्वेंस भी उसी तरह से फॉलो करे, पर वो नंबर जरूर उसमें दिखेंगे अपने को। इसलिए केवल अपन नंबर्स चेक कर रहे हैं कि 5 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, राम लाइक्स और ब्लू और 0 आना चाहिए। तो 530 जहाँ पर भी दिखे एक ही में अपने को दिख रहा है। तो जरूरी नहीं सीक्वेंस में आए, ये ध्यान रखना। हो सकता है किसी में सीक्वेंस दिख जाए तो गलती ना हो जाए अपने से फिर वो। नेक्स्ट, इन सर्टन कोड लैंग्वेज एन इज कोडेड एज 30, इसको देखो, एंड सी ओ टी इज कोडेड एज 78। एन को 30 कैसे बनाए, एम एन 14th, एन की पोजीशन तो 14 होती है। एक ही लेटर एक ही लेटर दिया है उन्होंने, एन। तो इस और कुछ तो अपन इसमें कर नहीं सकते। इसको अगर अपन रिवर्स करके भी देख लेंगे तो ना, 13 से भी 30 नहीं बना पाएंगे। 14 से 13 बनाना है। देखो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 हो जाएगा, और उसमें 2 जोड़ दो, 30 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। अब इसको अपने को टेस्ट करना पड़ेगा, तो दूसरा नंबर इन्होंने दिया है उसको चेक कर लेते हैं। सी की पोजीशन है अपनी 3, ओ की पोजीशन है 15, टी की पोजीशन है 20। तो 35 और 3 38, 38 यहाँ से आ रहा है, अपने को चाहिए 78। और ये वाला लॉजिक लगना चाहिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ना है। इसको करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 76 और +2 78, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक इसमें अपना लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 +2, मल्टीप्लाई बाय 2 +2। अब चूंकि एक ही डिजिट यहाँ पे दिया था, इसलिए अपन इसमें और कुछ कर नहीं सकते ना, कुछ तो मल्टीप्लाई करके कुछ तो जोड़ घटा के लाना पड़ेगा। जो भी लॉजिक लगाया उसको टेस्ट करने के लिए फिर इसमें लगा देंगे। अगर सेटिस्फाई हो गया मतलब लॉजिक अपना सही है, वही फॉलो हो रहा है। अब इसी को अपने को इसमें लगाना है, पीईटी में। आप कह रहे हो 84 आ रहा है, MNOP। तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 16 +5 प्लस टी की पोजीशन होती है 20। तो ये अपना टोटल पहुंच गया 41 पे। डबल कर देंगे 41 पे, ये हो जाएगा 82 +2 करेंगे 84, ठीक है, 84। तो ये भी अच्छा लॉजिक है ना, मल्टीप्लाई वगैरह करके निकालना है। नेक्स्ट, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन। यू आर देयर को कोड किया है टर डर और जर, है ना, अजीब लैंग्वेज लिखते हैं, फॉरेन लैंग्वेज टाइप कुछ तो भी। पैटर्न वही फॉलो करना है जो सवाल में देखा था, है ना, राम सीता वाले में। पर ये वाला लेंदी है, देख के ही लग रहा है कि लेंदी है, क्योंकि 4-5 इन्होंने वो दे दिए हैं। पर हमें क्या निकालना है, यू स्टे लेट, ये 3 वर्ड निकालने हैं जहां से भी निकले। यू आर देयर
फिर यहाँ पे वी स्टे हेयर, वी आर लेट, आई स्टे हियर, और ये इसका तो निकालना है। ये वाला लेंदी पड़ेगा, डेफिनेटली लेंदी पड़ेगा। कॉमन निकालते चलो, जो भी मिल जाए। पहले में अगर देखें, यू आर देयर और वी स्टे हियर, यू आर देयर वी स्टे हियर, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको छोड़ो। यू आर देयर और वी आर लेट, यहां से आर कॉमन है, इसको जो जो मिलता जाता है अपन उसको लिखते चलते हैं। तो डी ई आर और जे ई आर, यहाँ पे डी ई आर, तो इसके लिए तो डी ई आर हो जाएगा, है ना। आर को इस तरह से कोड किया गया है। और देख लेते हैं, देयर वाले दो दिख रहे हैं, आई स्टे देयर और यू आर देयर, तो यहाँ से देयर मिल जाएगा। वाई ई आर एफ ई आर जे ई आर, तो यहाँ पे जे ई आर कॉमन है, ये मिल गया। अपने को चाहिए यू स्टे लेट, तो जो चाहिए उसमें से एक भी नहीं मिला है। खैर, और देखते हैं। ऐसे ये जितने एक दो तीन चार जो अपने सेंटेंस दिए, इनके कॉम्बिनेशन से अपने को निकालते चलना है। ए आ रहा है अभी अपने को यू के लिए निकालना है, स्टे के लिए निकालना है, और क्या बचा, लेट के लिए निकालना है। हो सकता है इनको निकालने के लिए और भी कुछ निकालना पड़े, तो उसको भी करेंगे। आर और देयर तो मिल गया अपने को यहाँ से, तो यू के लिए क्या बचेगा, डी ई आर जे ई आर टी ई आर। नहीं, यहाँ से आर और देयर निकाल लिया था ना, तो आर और देयर मुझे पता है, डी ई आर और जे ई आर, तो बचा क्या, टी ई आर, तो यू मुझे वहाँ से मिल जाएगा। आंसर में टी ई आर तो होना चाहिए, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें है। तीन ऑप्शंस अभी अपने पास बचे। अब स्टे के लिए निकाल सकते हैं क्या, स्टे के लिए आप कह रहे हो वाई ई आर आ रहा है। स्टे दो जगह लिखा है क्या, हाँ दो जगह लिखा है, वी स्टे हियर आई स्टे देयर, तो यहाँ से स्टेयर कॉमन निकल जाएगा, वाई ई आर कॉमन आएगा, करेक्ट। तो वाई ई आर भी होना चाहिए, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शंस हो गए। अब लेट के लिए निकालना है। थर्ड वाले से आप कह रहे हो, एस सी आर निकलना चाहिए। थर्ड वाले को किससे रिलेट कर दें, हाँ पहले वी का बता दो। यहाँ पे वी आर लेट और यहाँ पे वी स्टे हियर, तो यहाँ से अपने को वी के लिए मिल जाएगा, एस ई आर कॉमन नहीं है, एन ई आर, एन ई आर अपने को मिल गया, तो बस मिल गया। बाकी ये तो डी ई आर हो गया, एन ई आर हो गया, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एस ई आर, फर्स्ट वाले में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थोड़े लेंदी हो जाएंगे, लेंदी क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक दो तीन चार, चार यहाँ पे उन्होंने अपने को ग्रुप दे दिए हैं, तो उन चारों ग्रुप्स में अपने को मिला मिला के देखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ कॉमन आता जाए उस वर्ड के लिए जो करस्पॉन्डिंग होगा उसको लिखते चलो, बचे हुए अपने आप मिलते चले जाएंगे, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बना के मैं दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में अपने को देखते हैं। एनीवेज, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम मेरी एग्जाम में आता, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ क्वेश्चन दिखता, तो मैं इसको पहली नज़र में स्किप कर देता। इनफैक्ट अगर पूरी एग्जाम में देखता, इससे बेटर कोई ऑप्शन करने कोई क्वेश्चन होता तो मैं उसको करता, इसको परमानेंटली मैं छोड़ देता, क्योंकि क्वेश्चन देख के ही अपने को एक एहसास तो हो गया कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो बजाय इसमें मैं 1 से लेके 1.5 मिनट लगाने के, उस 1 मिनट 1.5 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं कोई 2 सवाल कर लूँ, तो मैं एक सवाल के एडवांटेज पे चला जाऊंगा ना, मुझे तो अपना स्कोर मैक्सिमम करना है, इक्का दुक्का सवाल के पीछे थोड़ी उलझा रहूंगा मैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम हॉल में काम आनी चाहिए। सवाल अगर अगर
अजीबोगरीब मुश्किल से लेंदी सवाल अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बढ़िया वाले सवाल फिर हमारे छूट जाएंगे एग्जाम में। तो उनको नहीं छोड़ सकते, हम उसको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब उठपटांग छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सवाल अपने को पहचान में भी आना चाहिए कि क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। तो प्रिपरेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें अपने को दिखनी है कि फ्यूचर में कभी भी ऐसा सवाल कुछ दिखे जिसमें आपको लगे यार 3 से ज़्यादा इसमें कंडीशंस जा रही हैं, छोड़ देना है पहले राउंड में, उसको छोड़ देना है, क्योंकि अपने को पता है आसान लेकिन लेंदी जाएगा वो, तो लेंदी की वजह से अपने को उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट, ओके, सेम सेम पैटर्न का इसको करो। कंडीशंस कितनी है इसमें, 1 2 3, ये कर सकते हैं। मेरे को निकालना है टेस्टी स्वीट का आंसर। जो जो कॉमन दिखे लिखते चलो। पहले दो में इस कॉमन आ रहा है, उसके लिए देख सकते हैं। इट इज़ स्वीट, इट एट डिश, यहाँ से इट मिल जाएगा। पहले और तीसरे से डिश मिल जाएगा। डिश इज टेस्टी, इट इज स्वीट, इसके लिए अमर कह रहा है कि ऑप्शन ए आ रहा है, देख लेते हैं। डिश इज टेस्टी और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इट इज स्वीट, तो इस दोनों में कॉमन है। कॉमन देखें तो एल एम, लाम काम और डाम, और यहाँ पे राम साम और काम, मतलब के एम तो इसके लिए आना चाहिए। इसके लिए ये सॉर्ट आउट हो गया। अब सेकंड और थर्ड को देख लेते हैं। तो सेकंड था अपना इट इज स्वीट और थर्ड था इट एट डिश, तो यहाँ पे इट कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन है राम साम और काम, यहाँ पे राम पाम और डाम, मतलब राम यहाँ पे आ जाएगा। इतना अपने को मिल गया। अब फर्स्ट और थर्ड को देखें तो डिश इज टेस्टी और कहाँ चला गया, हाँ इट इज डिश, यहाँ पे डिश कॉमन है। तो लाम काम डाम और यहाँ पे राम डाम और पाम, तो यहाँ पे डाम हो जाएगा। है ना, अजीब सी चीज़ है। खैर, तो यहाँ से डिश इज, तो यहाँ से टेस्टी मिल जाएगा अपने को, यहाँ से टेस्टी मिल जाएगा। इसका मतलब तो काम है, डिश का मतलब दाम है, तो ये एल ए एम ये हो जाएगा। एल एम अपने आंसर क्वेश्चन उसमें होना चाहिए, इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें है, इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। तो आंसर ए और सी में से होगा। अब स्वीट के लिए अपने को निकालना है, तो इट इज़ आप दोनों निकाल चुके हो, तो ये हो गया। राम खत्म, एस ए एम आना चाहिए, एस ए एम और एल ए एम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। बस इस तरह से एक ये इस तरह के सवालों में तो प्रोसेस अपनी चल रही है ना, कि दो दो को देखते जाओ, कॉमन है उसको लिखते जाओ, और वही उससे इस तरह से 2-3 बार पैटर्न फॉलो कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर ये कंडीशंस 3 की बजाय 4 हो जाएं तो फिर उस क्वेश्चन को मैं छोड़ना पसंद करूंगा। अगर 3 तक कंडीशंस हैं जैसे इस सवाल में है तो फिर मैं इसको कर लूंगा।